नमस्कार साथियों, मैं हूं लक्ष्मण। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मेड माइंडसेट विद एलेक्स। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं एंटी साइकोटिक ड्रग्स के बारे में। लास्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्लास में मैंने आपको सिजोफ्रेनिया पढ़ाया था। उसमें काफी बच्चों के ये कमेंट थे, सर एक एंटी साइकोटिक क्लास ला दो। तो इस क्लास में मैं बात करूंगा एंटी साइकोटिक की कंप्लीट पहले थ्योरी के बारे में, उसके बाद हम बात करेंगे उसके इंपोर्टेंट एमसीक्यू के बारे में। वह सारे बेहतरीन एमसीक्यू जो लास्ट प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज आए हुए हैं, बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में, नॉर्थ साइड मेंस वगैरह में भी आए हुए हैं। मैं चाहता हूं ये टॉपिक आप एक अच्छे से करें। हर दिन की बात थी, आज भी आप अपने पास 2 पेपर लेके बैठे हैं। 2 पेपर के बाद यह एंटीसाइकोटिक ड्रग में आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा और ना ही कोई कभी आपका क्वेश्चन गलत होगा। शुरुआत करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के। जैसा कि मैंने आपको हर बार बताया है, हर किसी के राज उसके नाम में छुपे होते हैं। इसके भी नाम को हम खोलने का प्रयास करते हैं, उसके बाद बात करेंगे एंटीसाइकोटिक की डिटेल के बारे में। फर्स्ट आप हेडिंग डालिए एंटीसाइकोटिक ड्रग। एंटीसाइकोटिक ड्रग, एंटीसाइकोटिक ड्रग को हम न्यूरोलेप्टिक ड्रग भी बोलते हैं। न्यूरोलेप्टिक ड्रग, एंटीसाइकोटिक ड्रग को हम मेजर ट्रैंक्युलाइजर भी बोलते हैं। इसी को हम एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग भी बोलते हैं। एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग, इसी एंटीसाइकोटिक ड्रग को हम एंटी डिल्यूजन ड्रग भी बोलते हैं और इसी ड्रग को हम एंटी हेल्यूसिनेशन ड्रग भी बोलते हैं। और इसी एंटीसाइकोटिक ड्रग को हम एंटी डोपामिन या डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग भी बोलते हैं। आप इसको ऐसे लिख दो, डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग। अब बात करते हैं इनके नामों में क्या छिपा है, इनके राज। डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग, जैसा कि नाम इंडिकेट कर रहा है एंटी साइकोटिक ड्रग। सबसे पहले आपको ये मीन्स पता होना चाहिए कि न्यूरोटिक और साइकोटिक में डिफरेंस क्या है। देखो, एक दो चीज होती है। एक होता है इंसाइट, इंसाइट नाम की कोई चीज होती है। इनसाइट का मीन्स होता है हम अगर अपने खुद के अंदर जाके देखें तो हमें क्या फर्क मिलता है, फर्क पता चलता है। माना सपोज करो आपके पास 2 पेशेंट आए। एक पेशेंट आपको कह रहा है हाँ मैं पागल हूं, दूसरा पेशेंट कह रहा है नहीं नहीं मैं पागल नहीं हूं, आप पागल है। इसका मीन्स क्या है? जो ये कह रहा है हाँ मैं पागल हूं, इसका मीन्स उसके अंदर इनसाइट प्रेजेंट है। उसको ये पता है हाँ मैं थोड़ा दिमाग से हिला हुआ हूं या मैं थोड़ा पागल हूं। इसका मीन्स वह उसके अंदर इनसाइट अगर प्रेजेंट है, उसके अंदर खुद की जजमेंट प्रेजेंट है, अगर इनसाइट प्रेजेंट होती है तो उन डिसऑर्डर को हम बोलते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर। न्यूरोटिक डिसऑर्डर। एक और चीज होती है, एक कोई पागल आया जिसने ये बोला नहीं नहीं मैं पागल नहीं हूं, डॉक्टर पागल है। डॉक्टर ऐसे कैसे मुझे पागल की दवाई लिख के दे सकते हैं, शायद डॉक्टर का दिमाग हिला हुआ है। इसका मीन्स ये होता है कि उसके अंदर इनसाइट एब्सेंट है। अगर किसी के अंदर इनसाइट एब्सेंट है तो इसका मीन्स ये है वह खुद को जज नहीं कर पा रहा, खुद को वह नहीं बता पा रहा हाँ मैं थोड़ा दिमाग से हिला हुआ हूं। इसका मीन्स ये होता है कि वह पेशेंट साइकोटिक पेशेंट है, यानी कि वो उसमें साइकोटिक डिसऑर्डर है। और फिर मैंने जैसे सिजोफ्रेनिया की क्लास में बताया था, साइकोटिक डिसऑर्डर में भी 2 प्रकार से हो सकते हैं, या तो वो ऑर्गेनिक डिसऑर्डर हो सकता है या फिर वो फंक्शनल डिसऑर्डर हो सकता है। ऑर्गेनिक डिसऑर्डर का मीन्स ये होता है उसमें कोई ना कोई कॉज रेस्पॉन्सिबल है, और फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर का मीन्स ये होता है कि उसमें स्ट्रेस रेस्पॉन्सिबल है, या वह स्ट्रेस की वजह से उसमें साइकोटिक के सिम्टम आ रहे हैं। और इसी फंक्शनल साइकोटिक का एग्जाम्पल है सिजोफ्रेनिया। इसी सिजोफ्रेनिया इज अ फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर। फंक्शनल का मीन्स उसके अंदर कोई ना कोई स्ट्रेस रेस्पॉन्सिबल है, और साइकोटिक का ये मीन्स होता है उसमें इनसाइट एब्सेंट है। सिजोफ्रेनिया इज अ फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर, और इसी सिजोफ्रेनिया को हम ट्रीट करने के लिए ड्रग यूज करते हैं, एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग।
एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग, या इसी को हम बोल सकते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग। तो जैसा कि नाम पता चल रहा है आपको, वह ड्रग जिससे हम साइकोसिस को ट्रीट करें और इसी सिजोफ्रेनिया में हमें डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन देखने को मिलता है, उसी को हम ट्रीट करने के लिए एंटी डिल्यूजन ड्रग और एंटी हेल्यूसिनेशन ड्रग, यही वह ड्रग है जिनको कंप्लीटली हम एंटी साइकोटिक ड्रग बोलते हैं। तो जैसा कि एंटी साइकोटिक यानी कि हमें उस एंटी यानी कि विरोध, साइकोटिक मीन साइकोसिस को ट्रीट करना है। वह ड्रग न्यूरोलेप्टिक ड्रग, एक सिंड्रोम होता है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगा। एक है मेजर ट्रैंक्विलाइजर, एक है एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग। एंटी सिजोफ्रेनिक ड्रग वह ड्रग जो सिजोफ्रेनिया को हम ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। एंटी डिल्यूजन यानी कि जब सिजोफ्रेनिया में डिल्यूजन हो रहा है या हेल्यूसिनेशन हो रहा है, डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन और ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन हमें देखने को मिलता है, उसी को हम ट्रीट करने के लिए एंटी साइकोटिक ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। एक डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग। देखो चीजें ऐसे चलती है, मैं आपको बताऊं सिजोफ्रेनिया में क्या होता है। अगर मैं सिजोफ्रेनिया की बात करूं तो सिजोफ्रेनिया में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा डोपामिन लेवल, इंक्रीज डोपामिन और इंक्रीज सीरोटोनिन आपको देखने को मिलता है सिजोफ्रेनिया के अंदर। तो हमारा काम यह होता है डॉक्टर का या नर्सिंग ऑफिसर का कि हमें इस बढ़े हुए डोपामिन को कम करना है और बढ़े हुए सीरोटोनिन को कम करना है। इसी वजह से हम एंटीसाइकोटिक ड्रग का यूज करते हैं। देखो चीज ऐसे चलती है, अगर माना किसी पेशेंट में नॉर्मल पोटेशियम 3.5 से 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होना चाहिए, अगर 5.5 से ज्यादा हो गया तो कंडीशन हाइपरकैलेमिया आ जाती है और फिर कार्डियक डिसरिथमिया वगैरह के चांस बढ़ जाते हैं। अगर कोई पेशेंट मानो कार्डियक डिसरिथमिया में है तो इसका मीन्स ये नहीं है कि उसमें कुछ बीमारी हुई है, यानी कि उसके अंदर कॉज है कि पोटेशियम बढ़ा हुआ है। अगर हम उस पोटेशियम को वापस कम कर दें तो कार्डियक डिसरिथमिया ठीक हो जाएगा। सेम ऐसा ही होता है सिजोफ्रेनिया में, इंक्रीज है डोपामाइन लेवल, इंक्रीज है सीरोटोनिन लेवल, अगर हम इसको कम कर ले तो सिजोफ्रेनिया ठीक हो जाएगा, साइकोसिस के सिम्टम ठीक हो जाएंगे, जो डिल्यूजन हेल्यूसिनेशन जो आ रहे थे वो ठीक हो जाएंगे, जो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जो होना था वह नहीं होएगा। तो इन सब की कंडीशन की वजह से अगर मैं बात करूं ट्रीटमेंट के रूप में, तो ट्रीटमेंट में जो मेन एम होता है वह हमारा मेन एम होता है कि हम उस बढ़े हुए डोपामिन को कम करें और हम उस बढ़े हुए सीरोटोनिन को भी कम करें। और बढ़ा हुआ डोपामिन को कम करने के लिए और बढ़े हुए सीरोटोनिन को कम करने के लिए हम जो ड्रग यूज करते हैं, हम यूज करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग। ये था इसका बेसिक प्रीव्यू। अभी तक जो मैंने बेसिक प्रीव्यू बताया वो आपको याद होना चाहिए। माना कि ये टफ टॉपिक है, पर यकीन मानो मेरे दोस्त, आप 2 पेपर लेके बैठो, जब ये क्लास खत्म होगी शर्त ये है कि आप मेरी क्लास पूरी देखें। स्टार्टिंग के 5 मिनट में मेरी क्लास को कभी भी जज करने की कोशिश ना करें, क्योंकि मुझे रिदम सेट होने में ऑलमोस्ट 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। तो जो सिजोफ्रेनिया है उसमें जो बढ़ा हुआ डोपामिन और बढ़ा हुआ सीरोटोनिन है उसको कम करने के लिए हम यूज करते हैं एंटी साइकोटिक ड्रग। अब मैं बात करता हूं एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में। अगर मैं बात करूं एंटीसाइकोटिक ड्रग के क्या क्या काम हो सकते हैं, तो जो बढ़ा हुआ सीरोटोनिन था, जो बढ़ा हुआ डोपामाइन था, उसको हमें कम करना है। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग चीजें 2 प्रकार से चलेगी। एक वह ड्रग होगी जो डोपामिन के लेवल को कम करेगी, और एक वह ड्रग होगी जो सीरोटोनिन के लेवल को कम करेगी। जो डोपामिन के लेवल को कम करती है उन ड्रग को हम बोलते हैं डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग। इन्हीं को हम बोलेंगे डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग। और जो डोपामिन जो कि मेनली न्यूरोट्रांसमीटर, जो मेन न्यूरोट्रांसमीटर वो डोपामिन बढ़ जाता है, जो और डोपामिन को ड्रग जो डोपामिन को कम करेगा उन्हीं ड्रग को हम बोलते हैं डोपामिन एंटागोनिस्ट, या हम इसी को बोल सकते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। इसी को हम बोल सकते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। और टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग होने के साथ साथ यह एक प्रकार की फर्स्ट जनरेशन की ड्रग की श्रेणी में आती है। फर्स्ट जनरेशन ड्रग। ये 3 चीजें आपके क्लियर हो गई होगी उम्मीद करता हूं। डोपामिन एंटागोनिस्ट या टिपिकल एंटागोनिस्ट, या हम इसी को बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ड्रग।
और जो सीरोटोनिन के लेवल को कम करेगी हम उसको बोलते हैं सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट ड्रग या अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, या हम इसको बोलेंगे सेकंड जनरेशन ड्रग। तो इसको हम सीधा बोलेंगे सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट ड्रग। और सीरोटोनिन एक प्रकार का सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि सिजोफ्रेनिया में बढ़ावा देखने को मिलता है। उसको हम कम करने के लिए जो ड्रग यूज करेंगे वह यूज करेंगे अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के साथ साथ इसी को हम बोलते हैं सेकंड जनरेशन ड्रग। यानी कि एक चीज है जिसे हम डोपामिन को कम करना है उसे हम बोलेंगे डोपामिन एंटागोनिस्ट या टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग या फर्स्ट जनरेशन ड्रग। और सीरोटोनिन को कम करने के लिए हम यूज करेंगे सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट या अटिपिकल एंटागोनिस्ट या हम सेकंड जनरेशन ड्रग यूज करेंगे। अब मैं बात करता हूं एग्जाम्पल के बारे में। एक साइड हम पढ़ेंगे टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के एग्जाम्पल, एक साइड हम पढ़ेंगे अटिपिकल एंटीसाइकोटिक के एग्जाम्पल। तो मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख दूं, एक साइड हम पढ़ने वाले हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, एपीडी मींस एंटीसाइकोटिक ड्रग। एक साइड में बताऊंगा आपको अटिपिकल, वही एपीडी लिख देता हूं, एंटीसाइकोटिक ड्रग। और अगर आपको क्लासेस पसंद आ रही है तो नीचे आप अच्छे से कमेंट करें अच्छा सा, क्योंकि जब मैं इतनी क्लासें लेने के बाद भी आपके कमेंट को देख के अच्छे से रिप्लाई कर सकता हूं तो आपका हक बनता है कि आप मुझे अच्छे से कमेंट करके मेरी मेहनत को और प्रोत्साहन दें, ताकि मुझे चीजें मोटिवेशन के रूप में मिले। मैं चाहता हूं अच्छे खासे कमेंट हो तो मैं अच्छे खासे रिप्लाई करके उन कमेंट पर वापस फोकस करके इस चैनल को और ग्रो कैसे कर सकूं उसके बारे में थोड़ा बहुत सोचूं। अगर आप क्लास देख के चले जाएंगे तो उन लोगों का भला नहीं हो पाएगा जिन लोगों को इस क्लास की नीड है। ऐसे काफी स्टूडेंट्स हैं जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, अपनी आर्थिक परिस्थितियों के कारण वह कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं, कोचिंग नहीं ले पा रहे, क्योंकि आज के टाइम में एक बैच लेना होता है 20-25 हजार रुपए का। तो मैं चाहता हूं जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो मैं मेरे चैनल में मेरी क्लासों के माध्यम से सारा आपको कवर कराने के भरपूर प्रयास करूं। और ऐसा पढ़ाऊंगा, जो जो टॉपिक मैंने पढ़ाए हैं वो आप पीछे जाके देखिएगा, ऐसा पढ़ाया गया है अगर आपने कहीं पे फीस पे भी की है तो भी आपको इस लेवल का कहीं भी आपको पढ़ाने को नहीं मिलेगा। जो टॉपिक पढ़ाया है उसी के साथ मैंने वहीं पे एमसीक्यू करवाए हैं। ऐसा नहीं कि एमसीक्यू सीधा उठाए और खत्म हो गया, नहीं, जो एमसीक्यू पढ़ाया है, जो समझाया है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से समझाने के प्रयास किए मैंने। अब बात करते हैं टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग और अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। एक बैंक है जिस बैंक को हम बोलते हैं HDFC बैंक। डी की जगह आप लिख दो टी, नई बैंक खुले अगर तो उसका नाम रखेंगे हम HTFC बैंक। HTFC फुल फॉर्म, अगर मैं बैंक की फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं, H का मीन से हेलोपेरिडोल, T मीन्स थियोरिडाजोन, F मीन्स फ्लूपेनाजीन, C मीन्स क्लोरप्रोमाजीन। चार प्रकार की आपको टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग याद रखनी है, चार में HTFC, हेलोपेरिडोल, थियोरिडाजोन, फ्लूपेनाजीन, क्लोरप्रोमाजीन, ये होती है टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। अगर मैं बात करूं अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग की, तो अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग में आपका एग्जांपल जाएगा क्लोजापिन, ओलानजेपिन, रेस्पेरिडोन, क्वाटियाजेपिन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल। अगर आपको याद ना रहे अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग तो कोई बात नहीं, आप दो ड्रग याद रखिएगा, क्लोजापाइन और ओलानजेपिन। और टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग में आप ये चार चीजें याद रखिएगा, HTFC, हेलोपेरिडोल, थियोरिडाजोन, फ्लूपेनाजीन और क्लोरप्रोमाजीन। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, विच ऑफ द टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग इज मोस्ट पोटेंट। मोस्ट पोटेंट टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग में आपका आंसर होगा हेलोपेरिडोल। तो हेलोपेरिडोल के आगे आप लिख लीजिए मोस्ट पोटेंट।
क्वेश्चन ये पूछा जाता है विच ऑफ द टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग या विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग इज फर्स्टली डिस्कवर। तो फर्स्टली डिस्कवर जो एंटीसाइकोटिक ड्रग है वो है क्लोरप्रोमाजिन, और क्लोरप्रोमाजिन में फर्स्टली डिस्कवर है और वो डिस्कवर हुई थी 1952 में। फर्स्टली डिस्कवर और फर्स्ट डिस्कवर हुई थी 1952 में। नेक्स्ट मैं बात करूं क्लोजापिन। क्वेश्चन क्लोजापिन से यह पूछा जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीसाइकोटिक ड्रग इज मोस्ट सेडेटिव, यानी कि ऐसी कौन सी एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो ज्यादा से ज्यादा सेडेशन देती है। तो ज्यादा से ज्यादा आपको सेडेशन देती है क्लोजापिन, मोस्ट सेडेट। ये 4-5 क्वेश्चन है टिपिकल एंटीसाइकोटिक और अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग से, इसको आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। अब मैं बात करता हूं इनके साइड इफेक्ट के बारे में। अगर आप कोई भी ड्रग लेंगे तो उसकी साइड इफेक्ट होना जाहिर सी बात है, और एंटीसाइकोटिक ड्रग का साइड इफेक्ट होना जाहिर सी बात नहीं, बिल्कुल सीरियस वाली बात है, क्योंकि एक तो मरीज वैसे भी पागल है, उसको अब आप और पागल बना रहे हैं। अगर आप ड्रग दे रहे तो और ज्यादा साइड इफेक्ट कॉज कर रहे हैं तो वो और ज्यादा इरिटेट होगा। इससे बढ़िया हम उस साइड इफेक्ट को कैसे ट्रीट करें, कौन कौन से आपको साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे, उसके बारे में मैं अभी बात करता हूं साइड इफेक्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, जो डोपामिन का लेवल है वो आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा सिजोफ्रेनिया वाली कंडीशन में। सिजोफ्रेनिया में डोपामिन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। अब आपका काम यह है, आपने उस सिजोफ्रेनिया वाले मरीज को एंटीसाइकोटिक ड्रग दी और जो बढ़ा हुआ डोपामाइन है वो कम हो गया, डिक्रीज डोपामाइन। और आपने एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में यह सुना होगा कि डोपामाइन और प्रोलैक्टिन एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं, और जब डोपामाइन और एसिटाइलकोलिन भी एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होते हैं। जब डोपामाइन बढ़ रहा है तो एसिटाइलकोलाइन कम हो जाता है, जब डोपामाइन कम हो रहा होता है, जब डिक्रीज कर रहे होते हैं हम डोपामाइन को, तो उसके वाइस वर्सा के रूप में एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ जाता है। एसिटाइलकोलाइन का लेवल बढ़ जाता है वाइस वर्सा के रूप में, वाइस वर्सा। और यह एसिटाइलकोलाइन मसल्स टोन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अगर इस एसिटाइलकोलाइन से हमने इस डोपामिन को कम किया तो एसिटाइलकोलाइन बढ़ गया। एसिटाइलकोलाइन जैसे ही बढ़ेगा तो मसल मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर मसल मूवमेंट बढ़ गई तो उसमें हमें देखने को मिलेगा डिस्टोनिया, क्योंकि अगर एसिटाइलकोलाइन इंक्रीज हुआ तो इसका मेन फंक्शन होता है मसल की टोन को कंट्रोल करने का। एसिटाइलकोलाइन बढ़ रहा है तो मसल्स की टोन भी बढ़ेगी और उसमें हमें साइड इफेक्ट के रूप में डिस्टोनिया देखने को मिलेगा। और डोपामाइन बेसल गैंग्लिया पे काम करके हमारे बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल करता है। अगर डिक्रीज डोपामाइन होगा तो एबनॉर्मल मूवमेंट आना स्टार्ट होंगे, इसी वजह से हमें देखने को मिलता है डिस्काइनेसिया। अभी मैं अगर बात करूं, आपने इस डोपामिन को कम किया, बढ़े हुए डोपामिन को, जब डोपामिन कम हो रहा है तो उसमें एसिटाइलकोलिन का लेवल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। डोपामिन आपका बेसल गैंग्लिया के पे काम करके बॉडी के मूवमेंट को कंट्रोल करता है, और अगर ये डोपामिन कम हो गया तो आप बॉडी के मूवमेंट कंट्रोल में नहीं आएंगे और इसी वजह से हमें एबनॉर्मल मूवमेंट इन बॉडी देखने को मिलता है। एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बॉडी को साइकेट्रिक में एक बढ़िया सी टर्म है डिस्काइनेसिया, इसी को हम बोलते हैं डिस्काइनेसिया। और एसिटाइलकोलाइन जब आपका बढ़ेगा तो एसिटाइलकोलाइन के बढ़ने की वजह से मसल्स टोन बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, यानी कि इंक्रीज मसल टोन। और जब मसल टोन इंक्रीज होगी तो एबनॉर्मल मसल्स के आपको मूवमेंट देखने को मिलेंगे। एबनॉर्मल मसल टोन को हम बोलते हैं साइकेट्रिक में या किसी भी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में डिस्टोनिया, यानी कि टोन एबनॉर्मल हो गई। डिस मींस एबनॉर्मल, टोनिया मींस मसल्स टोन एबनॉर्मल हो गई, उसी को हम बोलते हैं डिस्टोनिया। अगर मैं बात करूं डिस्टोनिया के बारे में तो डिस्टोनिया एक प्रकार का अर्ली साइड इफेक्ट है, अर्ली साइड इफेक्ट ऑफ ईपीएस, यानी कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। हम 2 ईपीएस के बारे में बात कर चुके हैं, एक है अर्लीस्ट ईपीएस डिस्टोनिया, एक मैं बात करूंगा लेट साइड इफेक्ट ऑफ ईपीएस।
लेट साइड इफेक्ट ईपीएस या लेट साइड इफेक्ट ऑफ एंटीसाइकोटिक ड्रग इज डिस्काइनेसिया। अर्लीस्ट की बात करूं तो डिस्टोनिया। मैं बात करता हूं ईपीएस। ईपीएस मींस एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। अगर एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम के बारे में मैं अगर बात करूं तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम में आपको एक्स्ट्रा पिरामिड यानी कि पिरामिड सेल्स के अलावा आपको एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम में कौन कौन से सिम्टम दिखाई दे रहे हैं उसी को हम बोलते हैं एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम, जो कि एंटीसाइकोटिक ड्रग कॉज करती है। तो एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम की अगर मैं बात करूं, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम का मीन्स होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम। ग्रुप ऑफ सिम्टम, जो ग्रुप ऑफ सिम्टम आ रहे हैं उसमें हम बोलते हैं ईपीएस। और 4 आपको सिम्टम देखने को मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चारों सिम्टम बेहद इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट आपको अर्लीस्ट देखने को मिलता है डिस्टोनिया, इसको हम बोलते हैं अर्लीस्ट ईपीएस। एक आपको देखने को मिलेगा स्यूडो पार्किंसंस। जैसे डोपामिन का लेवल कम होगा पार्किंसंस डिजीज होती है और इसमें हमें स्यूडो पार्किंसंस देखने को मिलता है। और स्यूडो पार्किंसंस की वजह से हमें अकास्थीसिया देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये पूछा गया है अकास्थीसिया का मींस क्या होता है। अकास्थीसिया का मींस होता है वॉकी प्लस टॉकी, वॉकिनेस प्लस टॉकिनेस। या इसी अकास्थीसिया को हम ऐसे बोल सकते हैं सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस। पेशेंट रेस्टलेसनेस फील करता है, उसको वॉकिनेस टॉकिनेस लगता है, यानी वो चलता रहता है, बात करता रहता है, उसको रेस्टलेसनेस फील हो रही होती है। और लेट सिम्टम जैसा कि मैंने अभी आपको बताया डिस्काइनेसिया, एबनॉर्मल मसल मूवमेंट आएंगे, उसी को हम बोलते हैं डिस्काइनेसिया। और यह एक प्रकार का लेट ईपीएस है, लेट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। फर्स्ट डिस्टोनिया, सेकंड स्यूडो पार्किंसंस, थर्ड अकास्थीसिया एंड फोर्थ डिस्काइनेसिया। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट ईपीएस। अर्लीस्ट ईपीएस डिस्टोनिया। एक आपको स्यूडो पार्किंसंस देखने को मिलेगा, एक आपको अकास्थीसिया देखने को मिलेगा, एक आपको लेट देखने को मिलेगा डिस्काइनेसिया। ये था डिस्टोनिया, स्यूडो पार्किंसंस, अकास्थीसिया और डिस्काइनेसिया। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है सबसे पहले कौन सा था, सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे और फोर्थ नंबर पे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है डिस्टोनिया को आप कैसे ट्रीट करेंगे, स्यूडो पार्किंसंस को कैसे ट्रीट करेंगे और अकास्थीसिया को कैसे ट्रीट करेंगे और डिस्काइनेसिया को कैसे ट्रीट करेंगे। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी कंडीशन रिवर्सिबल है और कौन सी कंडीशन इरिवर्सिबल है। मैं आपके सामने पढ़ा रहा हूं तो मैं काफी कुछ एग्जाम देके काफी सारे एग्जाम क्रैक करके फिर पढ़ा रहा हूं, तो जो भी मेरे पिछले 6-7 सिलेक्शन का जो भी निचोड़ है वो मैं इस क्लास में देने का प्रयास करूंगा। क्वेश्चन वो नहीं करवाऊंगा जो आपको आता है, क्वेश्चन वो नहीं करवाऊंगा जो आपको नहीं आता है, क्वेश्चन वो करवाऊंगा जो एग्जाम में आता है, चाहे आपको आए चाहे आपको नहीं आए। बात करूं ईपीएस के बारे में। ईपीएस में फर्स्ट मैंने आपको बताया डिस्टोनिया, सेकंड मैंने आपको बताया स्यूडो पार्किंसंस, स्यूडो पार्किंसंस शॉर्ट में लिख लो। थर्ड मैंने आपको बताया अकास्थीसिया, फोर्थ मैंने आपको बताया डिस्काइनेसिया या इसी को हम बोलते हैं टार्डिव डिस्काइनेसिया। अगर मैं बात करूं ये सिम्टम का ऑनसेट कब कब आना स्टार्ट होते हैं, तो ये डिस्टोनिया आएगा आपको 4 घंटे में, स्यूडो पार्किंसंस आने में लगेंगे 4 दिन, अकास्थीसिया आएगा 4 वीक्स पे, डिस्काइनेसिया आएगा 4 मंथ पे। 4 घंटे, 4 दिन, 4 वीक, 4 महीने। डिस्टोनिया, स्यूडो पार्किंसंस, अकास्थीसिया, डिस्काइनेसिया। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अर्लीस्ट आपका आएगा डिस्टोनिया, लास्ट आपका आएगा, लेट आपका आएगा टार्डिव डिस्काइनेसिया, बीच में स्यूडो पार्किंसंस और अकास्थीसिया। 4 घंटे, 4 दिन, 4 वीक, 4 महीने। यह मैंने आपको बताया ये एक प्रकार का अर्लीस्ट है और ये एक प्रकार का लेट ईपीएस है, लेट एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम है। अगर मैं डिस्टोनिया की बात करूं तो डिस्टोनिया में क्या हुआ था कि मसल्स टोन आपके इंक्रीज हुई थी। और अगर स्यूडो पार्किंसंस की मैं अगर बात करूं तो आपने सुना होगा स्यूडो पार्किंसंस या पार्किंसंस में आपको ट्रेमर देखने को मिलते हैं, तो यहां पे आपको स्यूडो पार्किंसंस में ट्रेमर देखने को मिलेंगे।
अगर अकास्थीसिया की बात करूं तो अकास्थीसिया में मैंने अभी आपको बताया वॉकी प्लस टॉकी, यानी कि सब्जेक्टिव रेस्टलेसनेस ऑफ फीलिंग आपको देखने को मिलती है। अगर मैं डिस्काइनेसिया की बात करूं तो डिस्काइनेसिया का मीन्स एक आपको एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ बॉडी देखने को मिलेगा। अब अगर मैं बात करूं इनमें से कौन सी कंडीशन रिवर्सिबल है और कौन सी कंडीशन इरिवर्सिबल है, स्टार्टिंग की तीनों कंडीशन आपकी रिवर्सिबल है और जो लास्ट वाली कंडीशन है डिस्काइनेसिया, यह एक इरिवर्सिबल कंडीशन है। डिस्काइनेसिया इज अ इरिवर्सिबल कंडीशन। एक बार किसी भी पेशेंट को ईपीएस की वजह से डिस्काइनेसिया हो गया, टार्डिव डिस्काइनेसिया हो गया, तो वह फिर लाइफ टाइम रहेगा, उसका कोई इलाज नहीं है। अगर मैं बात करूं डिस्टोनिया ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, तो जब अगर मसल्स की टोन बढ़ रही है एसिटाइल कोलाइन की वजह से, तो आपको उस एसिटाइल बढ़े हुए एसिटाइल कोलाइन के लेवल को वापस कम करने पड़ेगा, तो उसी के रिगार्डिंग हम देते हैं एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। तो आपका ट्रीटमेंट के रूप में डिस्टोनिया को ट्रीट करने के लिए आप देंगे एंटी कोलिनर्जिक ड्रग, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग। और सीडो पार्किसंस या पार्किसंस को हम ट्रीट करने के लिए देते हैं डोपामिन की फॉर्म में लीवोडोपा या कार्बिडोपा। तो आपका आंसर होगा लीवोडोपा या कार्बिडोपा, लीवोडोपामिन या कार्बिडोपा, लीवोडोपा कार्बिडोपा बोलते हैं इसको हम। और अकास्थीसिया, जब पेशेंट अगर कोई वॉकी प्लस टॉकी हो रहा है, अगर वो सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस है, तो हम उस रेस्टलेसनेस को ट्रीट करने के लिए बीटा ब्लॉकर यूज करते हैं। बीटा ब्लॉकर में आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी प्रोपेनोलॉल। तो आपका आंसर होगा प्रोपेनोलॉल। और डिस्काइनेसिया, जब आपके एबनॉर्मल मसल मूवमेंट आ रहे हैं, तो एबनॉर्मल मसल मूवमेंट को हम ट्रीट करने के लिए देते हैं वाल्बामाजिन। ये एक सारणी आप याद कर लो, यकीन मानो मेरे दोस्त, जो मास्टर पढ़ा रहा है वो अच्छे खासे एग्जाम क्रैक करके आया, और क्रैक करने की वजह ये छोटी मोटी टेबल है। फर्स्ट डिस्टोनिया, स्यूडोपार्किंसंस, अकास्थीसिया, डिस्काइनेसिया। 4 घंटे 4 दिन 4 वीक 4 मंथ। डिस्टोनिया में टोन इंक्रीज हो रही, स्यूडोपार्किंसंस में ट्रेमर आएंगे, अकास्थीसिया वॉकी प्लस टॉकी, डिस्काइनेसिया में अबनॉर्मल मूवमेंट। स्टार्टिंग की तीनों कंडीशन रिवर्सिबल है, यानी कि ट्रीटमेंट देने के बाद वापस रिवर्सिबल है, और लास्ट वाली कंडीशन इरिवर्सिबल है। डिस्टोनिया आपके ट्रीट होगा एंटीकोलिनर्जिक ड्रग के माध्यम से, स्यूडोपार्किंसंस ट्रीट होगा लीवोडोपा या कार्बिडोपा के माध्यम से, अकास्थीसिया आपके बीटा ब्लॉकर या प्रोपेनोलॉल के माध्यम से, डिस्काइनेसिया आपका ट्रीट होगा वाल्बामेजिन। और यह टार्डिव डिस्काइनेसिया एक प्रकार की इरिवर्सिबल कंडीशन है। यह था ईपीएस के रिगार्डिंग, यानी कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम। 4 सिम्टम है, डिस्टोनिया, अकास्थीसिया, टार्डिव डिस्काइनेसिया और स्यूडोपार्किंसंस। और अभी मैंने आपको बताया था एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। तो मैं आपको अभी यहीं पे क्लियर कर दूं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम के रिगार्डिंग। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, मैंने आपको बताया जब हम किसी भी पेशेंट को एंटीसाइकोटिक ड्रग, चाहे टिपिकल हो चाहे अटिपिकल हो, एंटीसाइकोटिक ड्रग हम दें, तो हमें उसके साथ एसिटाइल कोलाइन, बढ़े हुए एसिटाइल कोलाइन के लेवल को कम करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आपको देनी पड़ेगी, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आपको देने को पड़ेगी। अगर एक कोई मरीज है जिसने एंटीसाइकोटिक ड्रग ले रहा है और आपने उस पेशेंट्स को एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आपने नहीं दी, अगर आप एंटीकोलिनर्जिक ड्रग नहीं दे रहे, आपने एंटीकोलिनर्जिक ड्रग आपने नहीं दी, तो उस पेशेंट्स में एंटीकोलिनर्जिक ड्रग को नहीं देने के कारण डिस्टोनिया होगा या इंक्रीज देखने को मिलेगी आपको मसल्स की टोन, और मसल्स में आपको रिजिडिटी देखने को मिलेगी, और इस रिजिडिटी की वजह से बॉडी के अंदर हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा। अब जब मरीज के हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं मरीज को रिजिडिटी के साथ साथ हाइपरथर्मिया हो रहा है। और जब आपको हाइपरथर्मिया होगा, तो उसके साथ साथ एबनॉर्मल सेल्स का ब्रेकडाउन होगा, और उसी को हम बोलते हैं मैलिग्नेंसी, यानी कि उसके बाद एबनॉर्मल
सेल्स का ब्रेकडाउन होगा और उस कंडीशन को हम बोलेंगे मैलिग्नेंसी। और जब हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो मसल्स का ब्रेकडाउन बढ़ेगा, इसी वजह से जो एंड प्रोडक्ट होता है मसल्स का सीपीके यानी कि क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, और जो प्रोटीन होता है वह भी डिस्ट्रक्शन होगा, तो आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा प्रोटीन ब्लड के अंदर, आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा प्रोटीन और सीपीके यानी कि क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज भी आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। और ये बढ़ा हुआ प्रोटीन, बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज किडनी के अंदर जाके डिपॉजिट हो जाएगा और इसी किडनी को एक्यूट किडनी इंजरी कॉज करेगा, जिसको हम बोलते हैं AKI। यानी कि आप पेशेंट को एक्यूट किडनी इंजरी, आपने पेशेंट को एंटीसाइकोटिक ड्रग दी और पेशेंट की किडनी फेल होने लग गई, और इसी वजह से आगे क्या हो सकता है, यानी कि अगर एक बार एक्यूट किडनी इंजरी हो गई तो एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से यूरिन आउटपुट आपका नील हो जाएगा, यानी कि यूरिन आउटपुट नहीं रहेगा। अगर यूरिन आउटपुट नहीं रहा तो उस पेशेंट में आपको फ्लूइड ओवरलोड और आपको उस पेशेंट्स को इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से उस पेशेंट का सेंसोरियम लेवल अल्टर्ड हो जाएगा, और इसी अल्टर्ड सेंसोरियम लेवल को ही हम बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। यानी कि किसी भी मैलिग्नेंसी की वजह से आपको न्यूरोलेप्टिक यानी कि न्यूरॉन से रिलेटेड, साइकेट्रिक से रिलेटेड आपको सिम्टम आने स्टार्ट हो जाते हैं, और इस कंडीशन को हम बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। अगर मैं वापस बात करूं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की, तो मैंने आपको बताया एंटीसाइकोटिक के साथ अगर जब एसिटाइलकोलिन का लेवल बढ़ता है तो उसको हम कम करने के लिए एंटीकोलिनर्जिक ड्रग भी साथ में चला लेते हैं। अगर कोई नया डॉक्टर या अगर कोई नया नर्सिंग ऑफिसर है, उसने एंटीसाइकोटिक ड्रग के साथ एंटीकोलिनर्जिक ड्रग अगर नहीं दी, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि मसल्स में हीट का प्रोडक्शन बढ़ेगा, रिजिडिटी होगी, रिजिडिटी के साथ हाइपरथर्मिया होगा, और उसमें आपको मैलिग्नेंसी देखने को मिलेगी। मैलिग्नेंसी की वजह से जो भी प्रोटीन मसल्स के अंदर जमा था वो ब्रेकडाउन होगा रिजिडिटी की वजह से, और इंक्रीज देखने को मिलेगा प्रोटीन और क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, और इस वजह से एक्यूट किडनी इंजरी कॉज होगी। एक्यूट किडनी इंजरी की वजह से यूरिन आउटपुट नील हो जाएगा, और यूरिन आउटपुट नील होने की वजह से फ्लूइड ओवरलोड बढ़ जाता है। फ्लूइड ओवरलोड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रोलाइट का आपको इम्बैलेंस देखने को मिलेगा, और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से अल्टर्ड सेंसोरियम लेवल देखने को मिलेगा। इसी अल्टर्ड सेंसोरियम लेवल को हम बोलते हैं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, और यह एक प्रकार का खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है फ्रॉम एंटीसाइकोटिक ड्रग। और मैं अब बात करूं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। एक बार किसी नर्सिंग ऑफिसर या किसी डॉक्टर की वजह से न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम हो गया तो उसको आप कैसे ट्रीट करेंगे। अगर मैं आपको ट्रीटमेंट के बारे में बात करूं तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले आप जो उसको एंटीसाइकोटिक ड्रग चल रही है उसको आप स्टॉप करें, और स्टॉप करने के साथ साथ रिजिडिटी या जो मसल्स का आपको रिजिडिटी बढ़ रही थी उसी को हम रिलैक्स करने के लिए यूज करते हैं मसल रिलैक्सेंट इंजेक्शन डेंड्रोलिन। इंजेक्शन डेंड्रोलिन सीधा लिख दो, और यह एक प्रकार का मसल रिलैक्सेंट है। और इंजेक्शन डेंड्रोलिन के साथ साथ आप देंगे हाई फ्लूइड प्लस डायूरेटिक, ताकि जो भी अंदर किडनी के अंदर जो एक्यूट किडनी इंजरी के अंदर जो भी प्रोटीन जमा हुआ है, जो भी क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज जमा हुआ है, उसको हम रिमूव कर सके यूरिन के थ्रू या एलिमिनेट कर सके यूरिन के थ्रू। इसी वजह से हम देते हैं हाई फ्लूइड और डायूरेटिक, और जो भी क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज जो भी प्रोटीन ब्लड के अंदर जमा है, जो भी किडनी के अंदर जमा है, वो धीरे धीरे एक्सक्रीट आउट हो जाएगा विया यूरिन के माध्यम से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। और अगर फिर भी ट्रीट ना हो तो हम उस कंडीशन में डायलिसिस भी कर सकते हैं, और ये डायलिसिस डेफिनेटिव मैनेजमेंट है लेकिन लास्ट मैनेजमेंट है। सबसे पहले आपको एंटीसाइकोटिक बंद करना है, एंटीसाइकोटिक बंद करने के साथ आपको इंजेक्शन डेंड्रोलिन देना है, डेंड्रोलिन देंगे तो उसके साथ आपको हाई फ्लूइड देना है और डायूरेटिक साथ में देना है, यानी कि आपको इंजेक्शन लेसिक्स भी साथ में देना है। और अगर मैं इसकी डोज की बात करूं तो 40 mg ओडी या 40 mg बीडी हम दे सकते हैं, और डोज कंप्लीटली डिसाइड करेगा डॉक्टर। डोज के रिगार्डिंग आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, डोज डिसाइड करना डॉक्टर का काम है, ना कि नर्सिंग ऑफिसर का।
नर्सिंग ऑफिसर आराम से 1 लाख रुपए सैलरी लेगी और बढ़िया से ट्रीटमेंट देके बढ़िया से नर्सिंग केयर प्रोवाइड करेगी। तो ये आप समझ गए होंगे न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। जो चीजें आज तक आपको साइकेट्रिक में समझ में नहीं आई वह इस क्लास के माध्यम से समझ में आएगी, यह मेरी गारंटी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मैंने आपको बताया अभी तक हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में मैं थोड़ा बता दूं। एंटीसाइकोटिक ड्रग, फिर हमने बात की इनसाइट के बारे में, फिर मैंने बताया सिजोफ्रेनिया। एंटीसाइकोटिक ड्रग दो प्रकार की, डोपामिन टिपिकल एंटीसाइकोटिक और अटिपिकल एंटीसाइकोटिक। उसके बाद टिपिकल, अटिपिकल। अब ऐसे करते हैं हम एक एक करके ड्रग के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आप हेडिंग डालिए टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। टिपिकल में मैंने आपको बताया HTFC, हेलोपेरिडोल, थियोरिडाजोन, फ्लूपेनाजीन और क्लोरप्रोमाजीन। तो फर्स्ट आप हेडिंग डालिए टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के अंदर टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग में सबसे पहले आप एग्जांपल लिखिए हेलोपेरिडोल। कुछ इंपोर्टेंट चीज हेलोपेरिडोल के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर एक एक करके सारे ड्रग के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको सीधे MCQ पे लाऊंगा। हेलोपेरिडोल एक प्रकार की टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। आपने नाम सुना होगा इंजेक्शन सेरेनेक्स। इसको हम IV भी दे सकते हैं और IM भी दे सकते हैं। हेलोपेरिडोल इंजेक्शन सेरेनेक्स के नाम से आता है जिसको हम IV और IM दे सकते हैं। जनरली हम जो रूट प्रेफर करते हैं वो हेलोपेरिडोल में IM रूट को प्रेफर करते हैं। इंट्रामस्कुलर हम देते हैं और ये IM में स्किन इरिटेशन पैदा करता है, इसी वजह से हम डीप IM देते हैं। जेड ट्रैक के माध्यम से डीप IM हेलोपेरिडोल को दिया जाता है। जेड ट्रैक डीप IM इंजेक्शन देते हैं। हेलोपेरिडोल के रिगार्डिंग टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, सेरेनेक्स नाम के इंजेक्शन आता है। 1 mg या 5 mg का पर ml में इंजेक्शन आता है। रूट आपका IM रहेगा, स्किन इरिटेशन पैदा कर सकती है, इसी वजह से वहां पे हम जेड ट्रैक डीप IM इंजेक्शन पुश करते हैं। और यह एक प्रकार की मोस्ट पोटेंट एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो कि मैंने आपको पहले बताया। और यह हम यूज करते हैं अगर कोई भी पेशेंट जो कि हाइपर एक्टिविटी का है या उसमें किसी भी प्रकार का वायलेंट बिहेवियर आ रहा है, तो इट इज अ ड्रग ऑफ चॉइस इन हाइपर एक्टिविटी या वायलेंट बिहेवियर। ये ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी हाइपर एक्टिविटी या वायलेंट बिहेवियर में इंजेक्शन हेलोपेरिडोल, इंजेक्शन सेरेनेक्स, IM डीप IM। अब बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। इंपोर्टेंट मार्क्स कर दो, जब हेलोपेरिडोल पूछा जाएगा तो इसके साइड इफेक्ट से क्वेश्चन आएगा। यह हर एग्जाम में आज तक होता आया है, ऐसा कभी नहीं हुआ कि हेलोपेरिडोल से साइड इफेक्ट के बारे में ना पूछा जाए आपसे। तो मैं आपको बताऊं, हमने इंजेक्शन हेलोपेरिडोल दिया और हमने जो इंजेक्शन हेलोपेरिडोल दिया वह हमने दिया टू डिक्रीज डोपामिन, ताकि हम उसमें बढ़े हुए डोपामिन के लेवल को कम कर सके। जब डोपामाइन कम हो रहा होता है तो आपने नाम सुना होगा, डोपामाइन एक प्रकार का प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है। जब डोपामाइन कम होगा तो प्रोलैक्टिन आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो उस कंडीशन में आपको प्रोलैक्टिन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक और नई कंडीशन पैदा हो जाती है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया। और इसी हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से आपको ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा और पेशेंट्स में इनफर्टिलिटी आपको देखने को मिलेगी। और यह ओव्यूलेशन एक प्रकार का ड्रग इंड्यूस्ड या हेलोपेरिडोल इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन है। आपने प्रेगनेंसी के दौरान सुना होगा, प्रेगनेंसी के दौरान ब्रेस्ट से मिल्क आ रहा होता है और ब्रेस्ट सकिंग के दौरान प्रोलैक्टिन आपको प्रेगनेंसी में बढ़ा हुआ देखने को मिलता है स्टार्टिंग फेज में। इसी वजह से प्रेग्नेंट लेडी में ओव्यूलेशन होता है या इनफर्टाइल होती है। हम उसको इनफर्टाइल ना बोल के ओव्यूलेशन बोलते हैं।
ए ओव्यूलेशन एक प्रकार का यहाँ पे ड्रग इंड्यूस है, तो हम जब भी इसमें ए ओव्यूलेशन देखें तो इसका मीन्स ये नहीं है कि उसमें पेशेंट में कॉन्ट्रासेप्टिव को बंद कर दें। यह एक प्रकार का ड्रग इंड्यूस्ड ए ओव्यूलेशन है। अगर इसके साथ साथ हमें उस पेशेंट्स में कॉन्ट्रासेप्टिव जो पहले से ले रही है उसी को हमें कंटिन्यू भी रखना है। ऐसा नहीं करना है कि अब पेशेंट को ए ओव्यूलेशन हो गया तो पेशेंट कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो पाएगी, ऐसा नहीं है। जब आप ड्रग स्टॉप कर देंगे तो ये प्रोलैक्टिन वापस नॉर्मल आ जाएगा और उसमें रिस्क बढ़ जाती है प्रेगनेंसी की। तो ये सेकेंडरी चीज है, इसको मैं आपको सेपरेट से कंसेप्ट में बता दूंगा। हेलोपेरिडोल जब डोपामाइन को कम कर रहा होता है तो प्रोलैक्टिन बढ़ जाता है, और डोपामाइन को हम प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन भी बोलते हैं, जो आपने मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में पढ़ा होगा। हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया की वजह से आपको एवुलेशन और इनफर्टिलाइज देखने को मिलेगा, और हाइपरप्रोलैक्टिनिमिया की वजह से आपको मिल्क का सिंथेसिस ज्यादा देखने को मिलेगा, ब्रेस्ट मिल्क में सिंथेसिस आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, और इसी को हम बोलते हैं गैलेक्टोरेइया। गैलेक्टोरेइया गैलेक्टोरेइया या रनी ब्रेस्ट हम बोल सकते हैं, यानी कि अगर मिल्क सिंथेसिस आपको एक्सेसिव देखने को मिले तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं गैलेक्टोरेइया। और प्रोलैक्टिन बढ़ने की वजह से आपको ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट देखने को मिलेगा, और उसी को हम बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया, ब्रेस्ट इनलार्जमेंट। और मेल में भी ऐसे ब्रेस्ट होंगे जैसे फीमेल में होते हैं, ब्रेस्ट लाइक मेल, या ब्रेस्ट का इनलार्जमेंट आप सीधा लिख दो। यानी कि इस हेलोपेरिडोल के जो साइड इफेक्ट है वह साइड इफेक्ट है ए ओव्यूलेशन, गैलेक्टोरेइया और गायनेकोमेस्टिया। ये सब आ रहे थे ड्यू टू इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, ड्यू टू इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल, या हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया की वजह से आपको ए ओव्यूलेशन, गैलेक्टोरिया, गायनेकोमेस्टिया देखने को मिलेगा। यह था हेलोपेरिडोल के रिगार्डिंग। नेक्स्ट एच के बाद अगर मैं टी की बात करूं, यानी कि थियोरिडाजोन की अगर मैं बात करूं, थियोरिडाजोन, तो मैंने आपको बताया हेलोपेरिडोल की वजह से या एंटीसाइकोटिक ड्रग की वजह से आपको ईपीएस देखने को मिलता है, और जो मैक्सिमम ईपीएस आपको देखने को मिलेगा वो मैक्सिमम ईपीएस आपको देखने को मिलता है हेलोपेरिडोल की वजह से। और जो मिनिमम ईपीएस आपको देखने को मिलेगा, मिनिमम ईपीएस आपको देखने को मिलेगा थियोरिडाजोन की वजह से। मैक्सिमम हेलोपेरिडोल की वजह से, मिनिमम ईपीएस आपको देखने को मिलता है इस ड्रग थियोरिडाजोन की वजह से। और इसके अगर और साइड इफेक्ट के बारे में बात करूं तो ये आपके परमानेंट पिगमेंटेशन कर देती है रेटिना पे, और आपको ब्लाइंडनेस भी करवा सकती है, और मरीज में इंपोर्टेंस जैसी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है थियोरिडाजोन की वजह से। नेक्स्ट में अगर बात करूं एच डी हो गया, एच टी एफ सी। एफ सी में सबसे पहले आप क्लोरप्रोमाजिन के बारे में बात करते हैं। क्लोरप्रोमाजिन, क्लोरप्रोमाजिन से सीधा इतना ही पूछा जाता है, फर्स्ट डिस्कवर एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो कि डिस्कवर हुई थी 1952 में, सीधा इतना ही पूछा जाएगा। फोर्थ नंबर पे अगर मैं बात करूं फ्लूपेनाजीन के बारे में, फ्लूपेनाजीन अगर कोई भी पेशेंट पागल है तो वो ऐसा कभी नहीं चाहेगा वो डेली मेडिकेशन ले, ऐसा वो कभी नहीं चाहेगा कि दिन में वो 2-3 मेडिकेशन खाए। ऐसा होता है, एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं डिपोट एंटीसाइकोटिक। डिपोट एंटीसाइकोटिक का मीन्स ये होता है अगर कोई पेशेंट जो पागल है उसको हम एक साथ में लोडिंग या मेंटेनेंस डोज में एक साथ एक इंजेक्शन लगा ले, और ताकि वो उस पेशेंट को बार बार इंजेक्शन या बार बार ओरली मेडिकेशन देने की आवश्यकता ना हो। तो फ्लूपेनाजिन एक प्रकार का डिपोट एंटीसाइकोटिक ड्रग है। डिपोट एंटीसाइकोटिक ड्रग का ये मीन्स होता है पेशेंट को ये लॉन्ग एक्टिंग होता है, और आपको मंथली आपको आईएम इंजेक्शन लगाने की आवश्यकता है, यानी कि महीने में एक बार तो आप पकड़ के उसके इंजेक्शन लगा लेंगे फ्लूपेनाजिन का,
तो सेम एंटीसाइकोटिक का काम करेगा। तो यानी कि एक अच्छी फायदे की डील है। अगर कोई पेशेंट पागल है तो वो ये तो नहीं चाहेगा कि मैं डेली इंजेक्शन लगवाऊं या कुछ भी, तो इस वजह से मंथली आपको आईएम इंजेक्शन देना है, लॉन्ग एक्टिंग है, इसी को हम बोलते हैं डिपोट एंटीसाइकोटिक। ये आप थोड़ा क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा एंटीसाइकोटिक के माध्यम से तो यह पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ड्रग इज डेपोट एंटीसाइकोटिक। डेपोट का मीन्स होता है लॉन्ग एक्टिंग, यानी कि महीने में या 2 महीने 3 महीने में एक बार इंजेक्शन एक डोज में देंगे तो वह कंप्लीट आपको एंटीसाइकोटिक का काम करेगा। तो यह था फ्लूपेनाजीन के बारे में। यह मैंने बात की टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में, जिसमें फर्स्ट हमने पढ़ा हेलोपेरिडोल, सेकंड मैंने आपको बताया थियोरिडाजोन के बारे में, थर्ड मैंने आपको बताया क्लोरप्रोमाजीन और फोर्थ मैंने आपको बताया फ्लूपेनाजीन के माध्यम से। यह आपको याद रहेगा HTFC बैंक है, हेलोपेरिडोल, थियोरिडाजोन, फ्लूपेनाजीन और क्लोरप्रोमाजीन। नेक्स्ट हम बात करते हैं अटिपिकल एंटागोनिस्ट ड्रग, अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। और इसी को मैंने आपको बताया था, अटिपिकल एंटीसाइकोटिक को हम बोलते हैं सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट। ये आपके सीरोटोनिन को कम करेगी, या इसी को मैंने आपको बोला था सेकंड जनरेशन ड्रग। तो मैं आपको एक चीज बताऊं तो सीरोटोनिन जो आपका न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसको हम बोलते हैं 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन, यह सीरोटोनिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। तो यानी कि आप इसको ऐसे लिख दो, यह सीरोटोनिन आपको मेंटेन करके रखता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को। और यहां पर हम सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट दे रहे हैं। अगर सीरोटोनिन मेटाबॉलिक एक्टिविटी को मेंटेन करके रखता है तो हम उसका एंटागोनिस्ट, यानी कि अगर हम सीरोटोनिन की एंटागोनिस्ट देंगे तो जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो मेंटेन थी वह भी कम हो जाएगी, डिक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी। और डिक्रीज होगी तब, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज होती है तो उस मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिक्रीज होने की वजह से आपको उस पेशेंट्स में वेट गेन देखने को मिलेगा, उस पेशेंट्स में हाइपर लिपिडीमिया आपको देखने को मिलेगा, यानी कि लिपिड डिपॉजिट हो जाएंगे ब्लड में, और उस पेशेंट में आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा ब्लड ग्लूकोज लेवल। यह तीनों एक प्रकार के मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट है। यानी कि आप जब अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग देंगे, यानी कि ओलानजेपिन, क्लोजापिन, रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, जब ये सारे ड्रग आप दे रहे होते हैं तो इन ड्रग की वजह से आपको मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट आएंगे। जैसा कि नॉर्मल सीरोटोनिन मेंटेन करके रखता है मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, अब मेटाबॉलिक एक्टिविटी अगर डिक्रीज हो गई, जब मेटाबॉलिक एक्टिविटी कम हो जाती है तब आपका वेट गेन बढ़ जाता है। वेट गेन बढ़ जाएगा, लिपिड आपके ब्लड में जमा होगा, इसी को हम बोलते हैं हाइपर लिपिडीमिया, और आपको वेट गेन देखने को मिलेगा। अब 1 बाय 1 करके हम इसके अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग के बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, क्लोजापाइन, ओलानजेपिन, रेस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, एरिपिप्राजोल, ये सारे आपके अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है, यानी ये सारे आपके सीरोटोनिन लेवल को कम करेंगे। अब बात ये करते हैं, जब ये सीरोटोनिन को कम कर रहे होते हैं तो और क्या क्या ये एडिशनल साइड इफेक्ट और पैदा करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए क्लोजापिन। क्लोजापिन आपके ईपीएस तो मिनिमम करेगी, बट मैक्सिमम वेट गेन करेगी, और इसको हम बोलते हैं ऑल्सो नोन एज रिजर्व ड्रग। देखो, रिजर्व ड्रग का ये मीन्स होता है, रिजर्व ड्रग मीन्स अंतिम हथियार। ये एक प्रकार का अंतिम हथियार है। अगर आपने किसी पेशेंट जो कि सिजोफ्रेनिया है और आपने उसमें ड्रग दे दी, यानी कि अगर कोई पेशेंट सिजोफ्रेनिया का पेशेंट आपके पास आया,
सिजोफ्रेनिया का पेशेंट आया, आपने उसको 2 या 2 से ज्यादा आपने ड्रग उसको दे दी एंटीसाइकोटिक ड्रग कैटेगरी की, और उस पेशेंट में सिजोफ्रेनिया ट्रीट नहीं हुआ, तो उस कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा ट्रीटमेंट से रेसिस्ट हो जाएगा पेशेंट, और आपको देखने को मिलेगा ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया अगर आपको उस मरीज में ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया देखने को मिलेगा, तो उस ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सिजोफ्रेनिया की वजह से फिर आपकी ड्रग ऑफ चॉइस या फाइनल ड्रग आपकी ड्रग ऑफ चॉइस रहेगी क्लोजापिन। क्लोजापाइन, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रिजर्व ड्रग। रिजर्व ड्रग यानी कि कभी भी ट्रीटमेंट रेसिस्टेंट सिजोफ्रेनिया में आपको ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो आपका आंसर होना चाहिए क्लोजापाइन। ये था क्लोजापाइन के रिगार्डिंग। अगर मैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में बात करूं तो ये मिनिमम तो करती है ईपीएस और मैक्सिमम करती है मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि क्लोजापाइन आपके डब्ल्यूबीसी काउंट से क्या लेना देना है। अगर मैं आपको बताऊं, क्लोजापाइन जब आप पेशेंट को दे रहे होते हैं, तो जब आप क्लोजापाइन पेशेंट लेगा तो पेशेंट के अंदर अग्रेन्युलोसाइटोसिस आपको देखने को मिलेगा। अग्रेन्युलोसाइटोसिस, अग्रेन्युलोसाइटोसिस का मीन्स होता है डिक्रीज कर देगा डब्ल्यूबीसी काउंट को। तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग रोल ये रहता है कि जब भी आप पेशेंट को क्लोजापाइन दें तो क्लोजापाइन देने से पहले प्री इन्वेस्टिगेशन के रूप में क्या करवाएंगे। तो आपका आंसर होना चाहिए कि हम प्री इन्वेस्टिगेशन के रूप में पेशेंट की सीबीसी करवाएंगे। अगर आपको पूछे प्रायोरिटी नर्सिंग रोल में आप क्या चेक करेंगे, तो आपका आंसर होना चाहिए प्रायोरिटी नर्सिंग रोल में हम उस पेशेंट में डब्ल्यूबीसी काउंट चेक करेंगे। अगर प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन पूछे, अगर डब्ल्यूबीसी काउंट नॉर्मली 4000 से 11000 सेल्स पर क्यूबिक एमएम होता है, अगर डब्ल्यूबीसी काउंट लेस देन 3500 सेल्स पर क्यूबिक एमएम हो तो आप प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या लेंगे। तो आपका आंसर होगा कि हम उसमें स्टॉप करेंगे एंटीसाइकोटिक ड्रग को, और आफ्टर 24 आवर्स हम वापस मॉनिटर करेंगे डब्ल्यूबीसी काउंट को। और उसके बाद आपको रीचेक करना है एवरी 7 डेज। आपको एवरी 7 दिन में रीचेक करना है। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डब्ल्यूबीसी काउंट जब कितने से कम हो तब आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग को या क्लोजापिन को आपको विथहोल्ड करना है। तो आपका आंसर होना चाहिए कि हमें जब 3500 सेल्स पर क्यूबिक एमएम से डब्ल्यूबीसी काउंट नीचे जाते हुए दिखाई दे तो हमें सबसे पहले उसी क्लोजापिन को स्टॉप करना है। तो ये था क्लोजापाइन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ओलानजेपिन के बारे में, ओलानजेपिन भी आपके मैक्सिमम करती है मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट कॉज, और साइड इफेक्ट के रूप में कार्डियोवास्कुलर डिजीज की रिस्क आपके बढ़ जाती है। यानी कि मरीज में आपको वेट गेन, पेशेंट में आपको हाइपरटेंशन और हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलेगा, और इसी हाइपरलिपिडीमिया की वजह से उस मरीज में कार्डियोवास्कुलर डिजीज की रिस्क बढ़ जाती है। थर्ड नंबर पे अगर मैं बात करूं रेस्पेरिडोन के बारे में, रेस्पेरिडोन एक मैंने आपको बताया था कि सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस, सब्जेक्टिव फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस करती है अकास्थीसिया, और रेस्पेरिडोन अकास्थीसिया पैदा करती है। और जैसा कि मैंने आपको बताया अकास्थीसिया एक प्रकार का एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम है। तो रेस्पेरिडोन आपके एकमात्र अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो कि मैक्सिमम ईपीएस करती है और मिनिमम मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट पैदा करती है। यानी कि सारी अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट पैदा करती है, लेकिन ये एकमात्र अपवादजनक ड्रग है जो कि
एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम को कॉज करती है और मैक्सिमम ईपीएस पैदा करती है, यानी अकास्थीसिया पैदा करती है। यह ड्रग है रेस्पेरिडोन। नेक्स्ट मैंने आपको बताया 4 नंबर पे ड्रग क्वाटियाजेपिन। क्वाटियापिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से आप ले सकते हैं, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स आपको देखने को मिलते हैं ईसीजी में। तो यह एकमात्र ऐसी ड्रग है जो कि ईसीजी चेंजेस करती है। ईसीजी में चेंजेस लाके उस पेशेंट के अंदर बीपी को कम करती है और हाइपोटेंशन पैदा करती है। अगर आपको ये याद रहे तो भी बढ़िया है, ना रहे तो भी कोई बात नहीं। ये चीजें खाली पढ़ाने के पर्पज से अच्छी है, लेकिन जो जो मैंने पॉइंट लगाए हैं, जो जो मैंने आपको रिपीट कर करके बताए, वह चीजें आप याद रखिएगा। क्वाटियाजेपिन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स को एबनॉर्मल करेगी और पेशेंट्स में हाइपोटेंशन पैदा करेगी। अब बात करते हैं कुछ की पॉइंट के बारे में, उसके बाद मैं आपके से सीधा रूबरू होऊंगा एमसीक्यू सेक्शन में। सीधा मैं बात करूंगा एमसीक्यू के बारे में। अगर मैं की पॉइंट की बात करूं, की पॉइंट में आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए मैक्सिमम सेडेशन कौन सी ड्रग ने पैदा किया था। तो मैक्सिमम सेडेशन आपका ड्रग ने पैदा किया था क्लोजापिन। जब एंटीसाइकोटिक ड्रग सेडेटिव है तो हमें कभी भी एंटीसाइकोटिक ड्रग को दिन में या आफ्टरनून में नहीं देना है। इस एंटीसाइकोटिक ड्रग को आपको नाइट के समय देना है, ताकि जब सेडेशन हो तब पेशेंट आराम से सोता रहे। अगर आप दिन में देंगे, अगर कोई पेशेंट हो जो कि ड्राइवर है, मानो ट्रक चला रहा है या कोई कार चला रहा है, तो अगर वो ड्राइविंग कर रहा है और उसने हेलोपेरिडोल या थियोरिडाजोन या क्लोजापाइन ले ली, मानो अगर ले ली और फिर उसने ड्राइविंग की, अगर ड्राइविंग करते समय उसको झपकी आ गई, सेडेटिव की वजह से उसको नींद आ गई, तो वो तो रोड पे चल रहे उन सबको उड़ा देगा। समझ रहे हो सारे? फिर वो ये नहीं देगा कि कौन सा नर्सिंग ऑफिसर था, कौन सा डॉक्टर था, तो सबको उड़ाता हुआ जाएगा। इससे बढ़िया आप इन ड्रग को नाइट के समय दें। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग should be given in night time। आपको रात्रिकालीन में एंटीसाइकोटिक ड्रग को देना है। जब आप मेडिसिन दे दे, आफ्टर टेकिंग मेडिसिन पेशेंट की ड्राइविंग को अवॉइड करवाना है। अवॉइड ड्राइविंग यानी कि मरीज को कहना है ड्राइविंग ना करे, आराम से सोता रहे। ऐसा ना हो तुम तो गाड़ी चलाते चलाते सो जाओ और पास वाली पब्लिक ताउम्र सोती रहे। ऐसा नहीं करना है। एंटीसाइकोटिक ड्रग हमें रात्रिकालीन देनी है। और इसका टेस्ट आपकी अगर मैं बात करूं तो टेस्ट आपका बिटर होता है, यानी कि कड़वा टेस्ट होता है। इसी वजह से आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग देनी है विथ फूड, यानी कि आपको एंटीसाइकोटिक ड्रग खाने के साथ देनी है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है एंटीसाइकोटिक ड्रग का थेरेप्यूटिक इफेक्ट आपको कब देखने को मिलेगा, यानी कि मरीज में कब सिम्टम रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो एंटीसाइकोटिक ड्रग देने के 4 से 6 वीक टाइम लगता है। 4 to 6 वीक्स का टाइम लगता है। अगर आपने पेशेंट को आज दे दिया और पेशेंट आपके पास 20 दिन बाद आया और उसने आपको ये बोला मैं तो 20 दिन से खा रहा हूं दवाई और मुझे तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ा, आप ऐसी कैसी दवाई लिख रहे हैं, तो आपको उसको ये समझाना है कि इस ड्रग का इफेक्ट आने में 4 से 6 वीक लगेंगे। यानी कि आपको 4 से 6 वीक यानी कि महीने 1.5 महीने बाद आपको पता चलेगा कि हाँ दवाई सही ले रहा हूँ, सिम्टम रिजॉल्व हो रहा है, बीमारी ठीक हो रही है। तो थेरेप्यूटिक इफेक्ट आने में 4 से 6 वीक का समय लगेगा। और क्वेश्चन ये पूछा जाता है उस पेशेंट को कब पता चलेगा कि साइकेट्रिक सिम्टम रिजॉल्व हो रहे हैं। तो जो फर्स्ट सिम्टम रिजॉल्व होगा वह होता है ऑडिटरी हेलुसिनेशन। फर्स्ट सिम्टम सबसाइड इज ऑडिटरी हेलुसिनेशन। उस पेशेंट में ऑडिटरी हेलुसिनेशन सबसे पहले सिम्टम सबसाइड होगा। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इन एंटीसाइकोटिक ड्रग का ड्यूरेशन आपको क्या रखना है। अगर ड्यूरेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा जाए और अगर एक पेशेंट कहे कि मुझे एक ही एपिसोड आया है सिजोफ्रेनिया का या साइकोटिक सिम्टम का,
अगर कोई पेशेंट कहे कि मुझे 2 एपिसोड आए हैं, और एक पेशेंट है जो आपको कहे कि मुझे मल्टीपल एपिसोड आ रहे हैं, यानी बार बार सिजोफ्रेनिया ही हो रहा है। अगर आपको कहे कि सिजोफ्रेनिया का एक एपिसोड आया है या एंटीसाइकोटिक नहीं साइकोटिक सिम्टम का एक एपिसोड आया है, तो आपको यह ड्रग देनी है 2 साल के लिए। 2 साल तक आपको उस मरीज को एंटीसाइकोटिक ड्रग पे रखना है। अगर किसी में पेशेंट में 2 एपिसोड आए हुए तो आपको 5 साल तक यह ड्रग कंटिन्यू रखनी है। 5 साल लगेंगे पूरे सिम्टम ट्रीट होते हुए। तभी तो कहते हैं पागलों का इलाज बहुत लंबा चलता है। साइकेट्रिक्स वार्ड में अक्सर आपको भीड़ देखने को मिलती है, या इसी वजह से देखने को मिलती है। अगर एक बार भी एपिसोड आ गया तो आपको 2 साल तक दवाई लेने आना पड़ेगा। 2 बार आ गया तो 5 साल तक। अगर 2 से ज्यादा या मल्टीपल टाइम आपको एपिसोड आ रहे हैं तो इसका ट्रीटमेंट इनडेफिनेटिव है। इनडेफिनेटिव का मीन्स होता है कि आपको यह दवाई लाइफ लॉन्ग भी लेनी पड़ सकती है। और लेनी पड़ सकती क्या है, लेनी पड़ती है। मल्टीपल एपिसोड में आपको यह ड्रग इनडेफिनेटिव या लाइफ लॉन्ग आपको लेनी पड़ेगी। मैंने आपको बताया इन ड्रग को हम बोलते हैं ट्रैंक्युलाइजर या मेजर ट्रैंक्युलाइजर। अगर मैं आपकी बात करूं ट्रैंक्युलाइजर क्या होते हैं, तो 2 चीज होती है ट्रैंक्युलाइजर में। एक कहा जाता है मेजर ट्रैंक्युलाइजर, और एक होती है माइनर ट्रैंक्युलाइजर। सबसे पहले तो आपको ट्रैंक्युलाइजर का मीन पता होना है। ट्रैंक्युलाइजर आपने नाम सुना होगा कि अगर कोई भी किसी भी सोसाइटी में अगर शेर आ जाए, चीता आ जाए, तो फॉरेस्ट की टीम आती है, वन विभाग की टीम आती है, वो उसको ट्रैंक्युलाइज कर देती है। आपने अगर आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो आपने ये टर्म सुनी होगी, ट्रैंक्युलाइज किया, रेस्क्यू किया। तो ट्रैंक्युलाइजर का मीन्स होता है, ट्रैंक्युलाइजर वह ड्रग होती है, वह इंजेक्शन होते हैं, अगर वह हम उस पेशेंट्स को देंगे तो वो सेडिशन में चला जाएगा, यानी कि वो शांत हो जाएगा। यानी कि जब वो पेशेंट पहले हाइपर एक्टिविटी कर रहा था, जो शेर सोसाइटी को देख के भाग रहा था, इधर उधर अटैक कर रहा था, एग्रेसिव दिख रहा था, जब उसको हम ट्रैंक्युलाइज कर देते हैं वो सडन बेहोश हो जाता है। फिर उसको रेस्क्यू करके हम उसको अपने पैलेस पर या उसके स्थान पर छोड़ देते हैं। तो ट्रैंक्युलाइजर इंसानों में भी ऐसे ही यूज करते हैं। इंसानों में होता है एक मेजर ट्रैंक्युलाइजर, एक होता है माइनर ट्रैंक्युलाइजर। मेजर ट्रैंक्युलाइजर जो कि आपको एक्शन सडन देखने को मिलेगा, और माइनर ट्रैंक्युलाइजर में एक्शन में थोड़ा डिले देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं एक्शन नहीं देखने को मिलेगा, एक्शन में थोड़ा, मेजर में ज्यादा देखने को मिलेगा, माइनर में कम देखने को मिलेगा। और जो मेजर ट्रैंक्युलाइजर होती है वह कैटेगरी होती है एंटीसाइकोटिक ड्रग की। यानी कि अगर कोई पेशेंट है जो कि वायलेंट बिहेवियर शो कर रहा है, कंटिन्यू आपको गालियां दे रहा है, तो आप उसको एंटीसाइकोटिक ड्रग दे सकते हैं। उसको सिजोफ्रेनिया हो रहा है, हेल्यूसिनेशन आ रहे हैं, तो हम उसमें ट्रैंक्युलाइज करने के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग देते हैं। एक होता है माइनर ट्रैंक्युलाइजर। माइनर मीन्स उसमें इतनी सीवियर बीमारी नहीं है, लेकिन उसमें हाँ साइकोटिक सिम्टम आते हैं, तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं एंजियोलाइटिक ड्रग। यानी कि उस पेशेंट में हम एंजाइटी को कम करने के लिए यूज करते हैं एंजियोलाइटिक ड्रग। अब एंटीसाइकोटिक के एग्जांपल तो मैंने आपको अभी बताया, टिपिकल, अटिपिकल, हेलोपेरिडोल, फ्लोरिडाजोन, फ्लूपेनाजिन, क्लोरप्रोमाजिन, क्लोजापिन, ओलांजापिन, रिस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन, एरिपेप्राजोल, क्वाटाजेपिन, ये सारे। लेकिन अगर एंजियोलाइटिक के आपके एग्जांपल की अगर बात करें तो एंजियोलाइटिक में एग्जांपल के रूप में आपको देखने को मिलेगा बेंजोडाइजेपिन, डाइजिपाम, लोराजिपाम, ये सारे एंजियोलाइटिक ड्रग है। और एंजियोलाइटिक ड्रग के साथ साथ ये माइनर ट्रैंक्युलाइजर कैटेगरी की ड्रग है। और मेजर ट्रैंक्युलाइजर में एंटीसाइकोटिक ड्रग। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको एंजियोलाइटिक ड्रग भी पढ़ाऊं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मैं अक्सर देख रहा हूं कि क्लासें मेरी व्यूज अच्छे जा रहे हैं, लेकिन उसमें कमेंट बिल्कुल कम आ रहे, मुश्किल से 15 या 20 कमेंट आ रहे। अगर मुझे ऐसा लगा कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है पढ़ने का, तो मुझे भी कोई मजा नहीं आ रहा आपको पढ़ाने का। मैं चाहता हूं जो मैं एक क्लास के पीछे 7 से 8 घंटे की मेहनत करके कहां से कंटेंट सेलेक्ट करके लाऊं, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको जो भी आपको जेन्युइन रिव्यू हो आप उसमें लिखने का प्रयास करें। आप मुझे ये बताएं कि आपको क्लासें कैसी लग रही है।
और आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना हो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अब बात करते हैं एमसीक्यूज के बारे में। एमसीक्यू को पढ़ने से पहले इसका थोड़ा बेसिक प्रीव्यू मैं अगर वापस बता दूं तो शायद आपके एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू के लिए अच्छा होगा। मैंने बताया एंटीसाइकोटिक ड्रग, न्यूरोलेप्टिक ड्रग, मेजर ट्रैंक्विलाइजर, एंटीसाइजोफ्रेनिक ड्रग, एंटी डिल्यूजन, एंटी हेलुसिनेशन, डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग। साइकोटिक न्यूरोटिक की बात की, उसके बाद सिजोफ्रेनिया के बारे में थोड़ा सा बताया, फिर डोपामिन एंटागोनिस्ट या सेरोटोनिन एंटागोनिस्ट, उसके बाद मैंने आपको ड्रग के बारे में बताया। ड्रग के बारे में बात करने के बाद में मैंने आपको बताया एसिटाइल कोलाइन और डोपामिन के रिलेशन के बारे में। उसके बाद ईपीएस के बारे में बात की, डिस्टोनिया, स्यूडोपार्किंसन, अकास्थीसिया और डिस्काइनेसिया। उसके बारे में मैंने आपको यह बताया कि एक आएगा 4 दिन 4 घंटे, 4 दिन 4 वीक 4 महीने, तीनों कंडीशन रिवर्सिबल है, लास्ट को छोड़ के लास्ट वाली इरिवर्सिबल है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम की बात की, उसके बाद मैंने आपको बताया हेलोपेरिडोल इंजेक्शन सेरेनेक्स जो कि हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया करती है, जिसमें आपको गैलेक्टोरिया, गायनेकोमैस्टिया और ए ओव्यूलेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट थियोरिडाजोन, नेक्स्ट क्लोरप्रोमाजिन, फ्लूपेनाजिन। फ्लूपेनाजिन को आप बोलते हैं डिपोट एंटीसाइकोटिक ड्रग, ये आपको मंथली आईएम इंजेक्शन के रूप में देनी है, लॉन्ग एक्टिंग है। अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग सेरोटोनिन मेटाबॉलिक साइड इफेक्ट को पैदा करेगी, वेट गेन, हाइपरलिपिडीमिया, इंक्रीज करेगी ब्लड ग्लूकोज लेवल। उसके बाद क्लोजापिन के बारे में बात की, उसके बाद ओलानजेपिन, रेस्पेरिडोन, क्वाटाजेपिन। नेक्स्ट मैंने बात की पॉइंट के बारे में, मैक्सिमम सेडेटिव करेगी क्लोजापिन। एंटीसाइकोटिक ड्रग हमें नाइट टाइम में देना है, आफ्टर टेकिंग एंटीसाइकोटिक ड्राइविंग को अवॉइड करना है। बीट्री इसका टेस्ट होता है इसलिए विद फूड देना है। थेरेप्यूटिक इफेक्ट आने में 4 से 6 वीक का समय लगेगा। सबसे पहले सिम्टम सबसाइड होगा ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। एक एपिसोड आया तो 2 साल तक, 2 एपिसोड आया तो 5 साल तक दवाई देनी है, मल्टीपल एपिसोड आया तो आपको लाइफ लॉन्ग दवाई देनी है। फिर मैंने आपको बात की ट्रैंक्विलाइज्ड के बारे में। मेजर ट्रैंक्विलाइजर इज एंटीसाइकोटिक और माइनर ट्रैंक्विलाइजर इज एंजियोलाइटिक ड्रग। और एंजियोलाइटिक ड्रग के एग्जांपल बेंजोडाइजेपिन, डाइजिपाम और लोराजिपाम। इतना सा एंटीसाइकोटिक ड्रग है और आप पिछले 10 दिन से परेशान हुए जा रहे, सर एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ा दो, सर एंटीसाइकोटिक ड्रग पढ़ा दो। तो यह है एंटीसाइकोटिक ड्रग की क्लास। अब बात करते हैं एक एक एमसीक्यू से और जल्दी से एमसीक्यू फिनिश करके क्लास को देते हैं विराम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग? इनमें से टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग कौन सी है? रेस्पेरिडोन, ओलानजेपिन, हेलोपेरिडोल, क्वाटाजेपिन। तो मैंने आपको बताया टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग को हम बोलते हैं डोपामिन एंटागोनिस्ट ड्रग। जल्दी से याद करो इसका क्या आंसर रहेगा। और इसी डोपामिन एंटागोनिस्ट को हम बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन ड्रग। और फर्स्ट जनरेशन में मैंने आपको बताया HTFC। H में आपका सबसे पहले हेरोपेरिडोल, थियोरिडाजोन, फ्लूपेनाजिन और क्लोरप्रोमाजिन। तो इनमें से देख लो, इन चारों में से जो ड्रग है वह टिपिकल एंटीसाइकोटिक है। रेस्पेरिडोन एक प्रकार की अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। ओलानजेपिन अटिपिकल है। हेलोपेरिडोल सही आंसर जाएगा आपका सी। क्वाटाजेपिन भी एक प्रकार की अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 28-year-old male diagnosed with schizophrenia, एक 28 साल का बच्चा है, 28 साल का आदमी है जिसको सिजोफ्रेनिया हुआ है। प्रेस्क्राइब्ड एन एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन, उसको डॉक्टर ने एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन प्रेस्क्राइब कर दी। Which of the following best describe the primary mechanism of action of typical antipsychotic drug? एंटीसाइकोटिक ड्रग में प्राइमरी मैकेनिज्म क्या रहेगी टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग की? क्या टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग इनहिबिट करेगी सेरोटोनिन रीअपटेक को, या ब्लॉकेज करेगी डोपामिन को, या इनहांस करेगी गाबा को, या स्टिमुलेट करेगी NMDA रिसेप्टर को? जल्दी से आंसर देने का प्रयास करें। टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग क्या काम करेगी? जल्दी से आंसर दे। जल्दी से आंसर दे। मैंने आपको बताया टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग डोपामिन के एंटागोनिस्ट काम करेगी और अटिपिकल एंटीसाइकोटिक सेरोटोनिन के एंटागोनिस्ट काम करेगी।
तो इनहिबिट ऑफ सीरोटोनिन रीअपटेक ये नहीं करेगी, ब्लॉकेज ऑफ डोपामिन रिसेप्टर ये करेगी, इनहांसमेंट ऑफ गाबा को नहीं करेगी, स्टिमुलेशन ऑफ नामडा को नहीं करेगी। मैंने आपको बताया टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग और अटिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग। टिपिकल आपके डोपामाइन एंटागोनिस्ट है और अटिपिकल आपके सीरोटोनिन एंटागोनिस्ट है। और यहां पर पूछ रहा है टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग, तो टिपिकल आपके डोपामाइन एंटागोनिस्ट है, तो सही आंसर रहेगा आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a patient on haloperidol develop muscle rigidity, tremor, restlessness. These symptoms are most likely due to anticholinergic, EPS, neuroleptic malignant syndrome या सेरोटोनिन सिंड्रोम। एक पेशेंट जो कि हेलोपेरिडोल ले रहा है उसको रिजिडिटी, ट्रीमर, रेस्टलेसनेस आ रहा है, तो ये सिम्टम क्या इंडिकेट करते हैं? क्या ये एंटीकोलिनर्जिक टॉक्सिसिटी है या ईपीएस है या एनएमएस है या सेरोटोनिन सिंड्रोम है? तो मैंने आपको अभी पढ़ाया है, अगर कोई भी पेशेंट हेलोपेरिडोल ले या कोई भी टिपिकल एंटीसाइकोटिक ड्रग ले तो उस कंडीशन में आपको ईपीएस यानी कि एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम आते हैं, उसमें आपको डिस्टोनिया, अकास्थीसिया, स्यूडो पार्किंसंस और टार्डिव डिस्काइनेसिया। सबसे पहले अगर मैं बात करूं मसल रिजिडिटी की, तो आपको रिजिडिटी देखने को मिलेगी डिस्टोनिया जब टोन इंक्रीज हो जाएगी। ट्रिमर की अगर मैं बात करूं तो ट्रिमर आपको देखने को मिलेगा स्यूडो पार्किंसंस में। रेस्टलेसनेस की अगर मैं बात करूं तो वो आपको देखने को मिलेगा अकास्थीसिया में। तो ये सारे सिम्टम इंडिकेट करते हैं ईपीएस को। तो यह एंटीकोलिनर्जिक की टॉक्सिसिटी नहीं है, यह है आंसर बी ईपीएस। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम नहीं है। क्वेश्चन अगर पूछा जाता है रिजिडिटी के साथ साथ इंक्रीज हो रहा है क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज, उस वजह से अगर एक्यूट किडनी इंजरी हुई है, अगर उस वजह से अल्टर्ड सेंसोरियम आ रहे हैं या इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस है, ऐसा कुछ पूछता तो आपका आंसर रहता न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ना इसका सीरोटोनिन सिंड्रोम। सही आंसर रहेगा आंसर बी। ये मैंने आपको इतने बढ़िया से एक अच्छी टेबल बना के आपको पढ़ाया है। ये रहा सारा, मैं अभी आपको दिखाता हूं। डिस्टोनिया में टोन बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, स्यूडो पार्किंसंस में ट्रेमर आएंगे, अकास्थीसिया में वॉकी टॉकी या रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, डिस्काइनेसिया में एबनॉर्मल मूवमेंट देखने को मिलेंगे। ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया है। अच्छे से इसको कैचअप करके सही से आंसर दिया करें आप। आंसर आपका रहेगा बी यानी कि ईपीएस। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकेट्रिक इतना टफ नहीं है जितना आपको आपके दिमाग की बाउंड्री ने बनाया है। आपका दिमाग जैसा आप सोचते हैं वैसा आप काम करेंगे। अगर आप सोचेंगे मैं ऑल इंडिया रैंक हासिल करूंगा, मैं ऑल इंडिया 1 डिजिट या 2 डिजिट में रैंक हासिल करूंगा, तो यकीन मानो मेरे दोस्त आपका सपना साकार होगा। अगर आप ऐसा सोच के चलेंगे कि 80-20 है, 80-20 में मेरा कैसे सिलेक्शन होगा, या अगर आप नेगेटिव थॉट दिमाग में रखेंगे, तो भी आप यकीन मानो मेरे दोस्त आपके साथ गलत होगा। जैसे आप दिमाग को सिग्नल देंगे, दिमाग उसके रेस्पॉन्ड में काम करेगा। आपने आपके दिमाग को यह सिग्नल दे रखा है कि साइकेट्रिक टफ है, तो आपको साइकेट्रिक टफ लगेगी। इस क्लास को देखने से पहले आप अपनी दिमाग की बाउंड्री को थोड़ा खोलें। आपको यह सोचना है कि साइकेट्रिक बिल्कुल इजी है और मैं लक्ष्मण सर से पढ़ के अच्छे से समझ के सारे क्वेश्चन अच्छे से देने का प्रयास करूंगा। ऐसा सोच के करेंगे तो आपका आंसर सही जाएगा। विच एंटीसाइकोटिक हैज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ अग्रेन्युलोसाइटोसिस, यानी कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो कि आपके डिक्रीज करके रख देगी डब्ल्यूबीसी काउंट को? क्लोजापाइन, एरिपिप्राजोल, रेस्पेरिडोन, जिप्रासिडोन। तो जो कि मैंने आपको अभी पढ़ाया है, प्रूफ विथ प्रूफ, वही एमसीक्यू लाया हूं जो मैंने पढ़ाया है बढ़िया से। क्लोजापाइन ऐसी ड्रग है जो कि अग्रेन्युलोसाइटोसिस करती है, डब्ल्यूबीसी काउंट को कम करती है। प्री इन्वेस्टिगेशन के रूप में हमें सीबीसी करवानी है। सीबीसी में डब्ल्यूबीसी काउंट देखना है। डब्ल्यूबीसी काउंट अगर लेस देन 3500 है तो उसको स्टॉप करना है एंटीसाइकोटिक और रीचेक करना है एवरी 7 डेज में। तो आपका सही आंसर जाएगा क्लोजापिन, ना एरिपिप्राजोल, ना रेस्पेरिडोन, ना जिप्रासिडोन। सही आंसर ए क्लोजापिन। और डिक्रीज डब्ल्यूबीसी काउंट की वजह से आपको सीबीसी पहले करवा लेनी है। सीबीसी करवाने पे अगर लेस देन 3500
सेल्स पर क्यूबिक एमएम, अगर आपको डब्ल्यूबीसी काउंट कम दिखे तो आपको इस ड्रग को विथहोल्ड करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल एज अ लॉन्ग एक्टिंग डिपॉट इंजेक्शन। मैंने आपको बताया लॉन्ग एक्टिंग डिपॉट इंजेक्शन में आपकी ड्रग आती है जिसको हम बोलते हैं फ्लूपेनाजीन, या इसी को हम बोलते हैं डिपॉट एंटीसाइकोटिक ड्रग। लेकिन यहां पर ऑप्शन है ही नहीं फ्लूपेनाजीन, यहां पे ऑप्शन है ओलांजापिन, हेलोपेरिडोल, क्लोजापिन या क्वाटाजेपिन। लॉन्ग एक्टिंग डिपॉट इंजेक्शन, जल्दी से आंसर दे, कौन सा आंसर रहेगा इसमें? ओलांजापिन, हेलोपेरिडोल, क्लोजापिन या क्वाटाजेपिन। तो मैं आपको बता दूं, जब ऑप्शन में फ्लूपेनाजीन डिपॉट एंटीसाइकोटिक के रूप में ना हो, मैं इस क्वेश्चन को इसीलिए फ्रेम किया है कि अगर फ्लूपेनाजीन ऑप्शन नहीं आए तो आपको आंसर देना है हेलोपेरिडोल। हेलोपेरिडोल भी एक प्रकार की डिपॉट एंटीसाइकोटिक ड्रग में आती है, इंजेक्शन सेरेनेक्स नाम से। तो सही आंसर रहेगा बी, ना ओलांजापिन, ना क्लोजापिन, ना क्वाटाजेपिन। सही आंसर आपका रहेगा हेलोपेरिडोल। लेकिन अगर यहाँ पे फ्लूपेनाजीन ऑप्शन में होता तो सही आंसर इसका फ्लूपेनाजीन जाता। ये मैं आपका डाउट क्लियर कर लूं श्योरिटी के साथ। सही आंसर आपका जाएगा फ्लूपेनाजीन और यहां पर रहेगा हेलोपेरिडोल। बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू के बारे में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर्स ऑफ न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का कौन सा फीचर नहीं है? हाइपरथर्मिया, मसल रिजिडिटी, ब्रेडिकाइनेसिया या एलिवेटेड क्रिएटिनिन काइनेज। Which of the not a feature of neuroleptic malignant syndrome? Hyperthermia, muscle rigidity, bradykinesia, elevated creatinine kinase। जल्दी से आंसर दे। तो मैं आपको बता दूं इनमें से कौन सा फीचर नहीं है। तो हाइपरथर्मिया आपको न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में देखने को मिलता है, तो यह फीचर तो है। मसल रिजिडिटी पे आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ब्रेडिकाइनेसिया आपको नहीं देखने को मिलता। क्रिएटिनिन काइनेज आपको देखने को मिलेगा। हाइपरथर्मिया, मसल रिजिडिटी यानी कि बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है, इसी वजह से आपको मैलिग्नेंसी देखने को मिलती है। ये मैंने आपको अभी अच्छे से पढ़ाया न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। अभी मैं आपको बताता हूं न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम में हीट प्रोडक्शन ज्यादा देखने को मिलेगा। हीट प्रोडक्शन बढ़े उसी को तो हम हाइपरथर्मिया बोलते हैं। इसी वजह से रिजिडिटी देखने को मिलेगी। इसी वजह से क्रिएटिनिन फॉस्फोकाइनेज सीपीके का लेवल आपको बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा। तो ये सारे फीचर आपको देखने को मिलते हैं। ब्रेडिकाइनेसिया का कहीं भी मैंने जिक्र नहीं किया है, तो ब्रेडिकाइनेसिया आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ब्रेडिकाइनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीसाइकोटिक ड्रग प्राइमरी एक्ट बाय ब्लॉकिंग विच रिसेप्टर। एंटीसाइकोटिक ड्रग सबसे पहले किसको ब्लॉक करती है? गाबा, डोपामिन, सीरोटोनिन, एनएमडीए। तो मैंने आपको बताया टिपिकल हो चाहे अटिपिकल हो, टिपिकल सबसे पहले ब्लॉक करेगी डोपामिन को और अटिपिकल करेगी सीरोटोनिन को। लेकिन मेनली जो न्यूरोट्रांसमीटर को ब्लॉक करती है वह करती है डोपामिन को। डोपामिन के A2 रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, यानी कि डोपामिन के A2 रिसेप्टर को ब्लॉकेज पैदा करती है। तो गाबा को नहीं करेगी, डोपामिन को करेगी, ना सीरोटोनिन को करेगी, ना एनएमडीए को करेगी। सही आंसर रहेगा आंसर बी, डोपामिन। ये क्वेश्चन इतना इजी लेके आया, इसका मतलब ये नहीं कि आगे वाले सारे क्वेश्चन इजी लाया हूं। ये इसलिए इजी लाया ताकि आप आगे वाले क्वेश्चन करने में थोड़ी आपको सहानुभूति मिले। इतनी मेहनत करने के बाद भी थोड़ी सी भी अगर आप में कुछ हो, गट फीलिंग कुछ आए, तो नीचे बढ़िया से कमेंट करें, ताकि मेरी पिछले 4 से 6 घंटे की मेहनत को मैं सार्थक कर सकूं। भगवान आपके कर्मों का आपको फल तभी देगा जब आपको पता है कि जहां चीज सही चल रही है आप उसको प्रोत्साहित करें। एक 40 साल का ओल्ड मेल है विथ ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सीजोफ्रेनिया। उसको ट्रीटमेंट से रेजिस्ट हो गया सीजोफ्रेनिया से, और हमने उसको क्लोजापिन ऐड कर दी। जैसा कि मैंने आपको बताया, कभी भी ट्रीटमेंट रेजिस्टेंट सीजोफ्रेनिया हो तो उसमें ड्रग ऑफ चॉइस रहती है क्लोजापिन, जो कि एक रिजर्व कैटेगरी की ड्रग है। 3 वीक बाद उसको फीवर आ गया, सोर थ्रोट हो गए। जब हमने उसकी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल डब्ल्यूबीसी काउंट देखा तो 2800 पर mm³ हो गई। एंड एब्सोल्यूट
न्यूट्रोफिल काउंट 1100 पर mm³ पर आ गया। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप? कंटिन्यू करना है क्लोजापाइन को, रिपीट करवानी है सीबीसी आफ्टर 1 वीक, या डिसकंटिन्यू करना है क्लोजापाइन को और मॉनिटर करनी है डब्ल्यूबीसी डेली। आफ्टर जीसीएसएफ कंटिन्यू क्लोजापाइन या डिसकंटिन्यू करनी है क्लोजापाइन परमानेंटली एंड रिपोर्ट टू फार्माकोविजिलेंस। जल्दी से बताएं क्या करने वाले आप इनमें से। बढ़िया एमसीक्यू है और यह एमसीक्यू डिटो पूछा गया था नॉर्थ सेट मेंस में, शायद नॉर्थ सेट 7 में पूछा गया या 6 में पूछा गया, और मैंने खुद ने उस एग्जाम को अटेंड किया था और अच्छी खासी रैंक आई थी, ठीक ठाक से सिलेक्शन हो गया था। मैं चाहता हूं वह सारे एमसीक्यू करवाऊं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, वो नहीं करवाऊं जो आपको आते हैं या वो करवाऊं जो आपको नहीं आते। मैं वही चीज करवाऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। तो मैंने आपको बताया क्लोजापाइन अग्रेन्युलोसाइटोसिस करती है और आपको ड्रग विथहोल्ड करनी है जब लेस देन 3500 या 3500 सेल्स पर क्यूबिक एमएम से अगर डब्ल्यूबीसी काउंट कम हो तो आपका प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन के रूप में रहेगा कि हमें एंटीसाइकोटिक को स्टॉप करना है या क्लोजापाइन को स्टॉप करना है। तो यहाँ पर डब्ल्यूबीसी काउंट आ गए 2800 पे, तो सबसे पहले तो वह देखो जिसमें ड्रग को स्टॉप किया है। कंटिन्यू क्लोजापाइन या रिपीट सीबीसी आफ्टर 1 वीक, कंटिन्यू तो कभी करना ही नहीं है। डिसकंटिन्यू क्लोजापाइन और परमानेंटली एंड रिपोर्ट टू फार्माकोविजिलेंस, यह सही हो सकता है और इससे अगर कोई बेटर है तो वह चेक करते हैं। एडमिनिस्टर जीसीएसएफ एंड कंटिन्यू क्लोजापाइन, कंटिन्यू तो करना ही नहीं। पीछे रहा बी और डी, कंटिन्यू क्लोजापाइन एंड मॉनिटर डब्ल्यूबीसी डेली। मैंने आपको बताया अगर एक एपिसोड आए तो आपको 2 साल तक ड्रग देनी है, 2 एपिसोड आए तो 5 साल तक, और मल्टीपल टाइम आ रहे हैं तो उसमें इंडेफिनेटिव यानी कि लाइफ लॉन्ग आपको एंटीसाइकोटिक देनी है। और यहां पर यह पूछा जा रहा है अगर आपको डिसकंटिन्यू क्लोजापाइन परमानेंटली, आपको परमानेंटली डिसकंटिन्यू नहीं करनी है, आप एक नर्सिंग ऑफिसर है ना कि आप डॉक्टर है। डॉक्टर डिसाइड करेगा कि आपको परमानेंट क्लोजापाइन को स्टॉप करना है या एक बार स्टॉप करके डब्ल्यूबीसी काउंट डेली चेक करने। तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन के रूप में यह रहेगा कि आप डिसकंटिन्यू करें क्लोजापाइन को और मॉनिटर करें डब्ल्यूबीसी काउंट को, और जब डब्ल्यूबीसी काउंट वापस नॉर्मल रेंज में आ जाए तो वापस हम क्लोजापाइन को स्टार्ट कर देते हैं। तो कभी भी परमानेंटली स्टॉप नहीं करनी है। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आप इतना लंबा देख करके कभी भी घबराए नहीं, क्योंकि लंबा चाहे क्वेश्चन कितना भी हो, जब आप थ्योरी पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन में एक एक स्टेटमेंट धीरे धीरे पढ़ेंगे तो वो उसकी सारी गाथा सॉल्व हो जाएगी, वो सारी चीजें आपको समझ में आने लग जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 29-year-old female with schizophrenia present with amenorrhea and galactorrhea after 2 months of antipsychotic therapy, which of the following drug is responsible? Aripiprazole, quetiapine, risperidone और clozapine। जल्दी से आंसर दें। A 29-year-old female with schizophrenia present with amenorrhea or galactorrhea after 2 months of antipsychotic therapy, which of the following drug is most likely responsible? यह क्वेश्चन मैं आपको देता हूं होमवर्क के रूप में, ये लास्ट एमसीक्यू था, ये मैं आपको देता हूं होमवर्क के रूप में। आपको इसका आंसर करना है नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर आपको इसका आंसर पता ना चले तो भी आप मुझे जवाब दे दीजिएगा, तो मैं आपको नीचे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बता के नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करवाऊंगा। ये थी मेरी आज की क्लास। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बेहद पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, लेकिन इस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है नीचे कमेंट सेक्शन में, ताकि मैं यह देखना चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं। आप लोगों ने डिमांड कर दी एंटीसाइकोटिक ड्रग की, मैंने मेरे कीमती टाइम में से 6 से 7 घंटे खराब किए या 6 से 7 घंटे उसमें इन्वेस्ट किए आपके टॉपिक को ढूंढने में, लाने में, एमसीक्यू फ्रेम करने में, एमसीक्यू ढूंढने में। मैं यह चाहता हूं कि ऐसे कितने लोग हैं कि उन्होंने क्लास को लास्ट तक देखा है। अगर आपको इसका आंसर ना मिले या गलत मिले, जो भी मिले, आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। एक तो आपको कमेंट करना है इसका आंसर, एक आपको कमेंट करना है इसका रिव्यू, क्लास कैसी थी, आपको कैसी लगी, कितनी पसंद आई। तो यह थी मेरी क्लास आज की एंटीसाइकोटिक के बारे में। उम्मीद करता हूं आपको क्लास बेहद अच्छी लगी होगी। एक और चीज, अभी एग्जाम का दौर चल रहा है, एग्जाम के सीजन का दौर चल रहा है, आप बढ़िया से प्रिपरेशन करें, बिना इधर उधर की बातों में ध्यान दिए।
कर्म पर फोकस करे, भगवान पर भरोसा रखे। कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म का निष्फल होगा, आज नहीं तो कल होगा, हर एक संकट का हल होगा। आपको अपने कर्म पे फोकस करना है और भगवान पे थोड़ा भरोसा रखना है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर दें इस नंबर पे। अगर आपको और कोई डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल अकाउंट है LX Chaudhary7742। अगर आपको और कोई भी डाउट हो या इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे दी गई लिंक पे आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर दे। उस व्हाट्सएप चैनल में मैं मेरी सारी क्लासेस की पीडीएफ शेयर कर देता हूं। तो यह थी मेरी आज की क्लास। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करवाइएगा। जितना हो सके हम अपनी ऑडियंस को और ज्यादा ग्रोथ करवाने की मदद करेंगे। थैंक यू सो मच।